हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस पे। दोस्तों, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सबसे पहले सीडीपी पढ़ना पड़ता है। और सीडीपी का जो सिलेबस है उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपके 30 प्रश्न होंगे। उसमें आप देखिए स्कोर कितना कर पाते हैं और उसके साथ हम लोग आंसर भी करते चलेंगे। सबसे पहला आंसर आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे ध्यान से, कह रहा है कि एक समावेशी व्यवस्था जो होती है में कौन कौन यानी कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। अब देखिए समझिए थोड़ा सा बात को, हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए समावेशी शिक्षा यानी समावेशी व्यवस्था जो होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो जितने भी तरह के बालक होते हैं, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, है ना, ये सारे बच्चों को क्या कर दिया जाता है, वो एक तरीके में यानी कि एक साथ एक ही तरीके से क्या किया जाता है जब शिक्षा दी जाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि इसमें बच्चों के अनुसार ही बात की जाती है, यानी कि बच्चों को जो जरूरत है उस हिसाब से क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेरेंट यानी कि इसमें अभिभावक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जब भी हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ये बच्चों से संबंधित है और बच्चों को यानी जो छात्र हैं उनके जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं उन्हीं के हिसाब से उनको क्या किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। जो उनकी ज़रूरत है उसी को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो यहाँ स्कूल की ज़रूरत के भी अनुसार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी स्कूल की ज़रूरत है तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। और याद रखिए समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए कोई कार्य नहीं होता है। तो कार्य कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्कूल के जो छात्र होते हैं, है ना, उनके अनुसार क्या किया जाता है, ये कार्य किया जाता है। तो आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, ये जो सीटेट का जो प्रैक्टिस सेट है ये आप अगर करते हैं तो आपको सीडीपी जो है अगर 30 नंबर की है तो आपको 28 से 29 के आसपास अगर ला देते हैं तो आपका सीटेट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक जो क्षमता आती है, यानी कौन सी ऐसी क्षमता एबिलिटी है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। तो देखिए जब भी हम पूर्व संज्ञानात्मक की बात करते हैं तो जिसकी आयु जो मानी जाती है 2 से 7 वर्ष के आसपास मानी जाती है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। और इसमें ये कहा जाता है कि जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास दिया गया है ना, ये द्वितीय अवस्था की बात करता है और इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है ना। यानी कि लक्ष्य जो होता है हमारा वो निर्धारित करने की क्या जाती है, क्षमता हो जाती है, व्यवहार में क्षमता पाई जाती है, ठीक है। वे उसी को लक्ष्य मानकर क्या करता है, जो बच्चा होता है जो ठीक उतना ही कार्य करते हैं तथा बालक एक समय में एक से और एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को क्या करते हैं, ये पूरा करते हैं। इसका मतलब ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया जो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है और ये जो अवस्था मानी जाती है 2 से 7 साल मानी जाती है। साथ में ये जो क्षमता आती है उसमें लक्ष्य निर्देशन की क्षमता क्या हो जाती है, आ जाती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में हम बात करते हैं असर्शन की, जिसे कथन दिया है हमारे पास और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो अगर कथन को हम पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए, करा कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ये हमारा ये कथन कहता है। दूसरा उसका रीजन क्या दे रहा है, कारण में देखिए शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। मतलब देखिए कि जब एज ए टीचर आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें क्या करना होगा, पाठ्य सामग्री जो भी है उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए हमें क्या करना होगा, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो यहाँ पे दूसरा है, मतलब इसे अगर कारण दे रहा है तो कारण ये देख रहा है कि शिक्षक को अधिगम करता है। अब अधिगम करता में जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके हिसाब से जैसे जैसे उनकी आवश्यकता पड़ती है उनके हिसाब से अपने शिक्षा शास्त्र को क्या करना चाहिए, अनुकूल करना चाहिए। इसका मतलब कि ये कथन भी आपका सही है और साथ में आपका जो रीजन है वो भी क्या कर रहा है, सही कर रहा है। तो इसका मतलब हम जब आंसर देंगे तो हम देंगे कि बोथ ए एंड बी आर द ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आंसर नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर अगर हम 4 की बात करें
तो देखिए पहला इसमें ध्यान देने वाली बात है। देखिए कह रहा है किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। टू बी रेलिवेंट एंड द मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट नीड टू बी, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को मीनिंगफुल और रेलिवेंट होने के लिए क्या चीज जरूरी होती है। तो देखिए अगर हम उपयुक्त परिभाषा, परिभाषा तो होती है कि कई तरीके के व्यक्ति कई तरह के परिभाषाएं देते हैं, तो उससे में हमारा प्रासंगिक यानी रेलिवेंट नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो कह रहा है कि लिंक्ड विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड लाइफ, यानी कि बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। देखिए अगर हम किसी भी चीज को, बच्चों को, जो बच्चे आसपास अपने जीवन में जो देखते हैं, अगर उसे हम जोड़कर पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को बहुत जल्दी से क्या होता है, समझ में आता है। यानी कि आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा अगर आप देखना चाहें तो कॉपी से ज्यों का त्यों लिख देने से उनके दिमाग में कोई विकास नहीं होगा, और अच्छे से रटने से, रटने की जो प्रक्रिया कहीं भी दिखे तो उसको कर देना, गलत कर देना है, ये आपको आगे काम करेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि द फियर ऑफ फेल्यूर नीडेड टू डिस्करेज अ चिल्ड्रन विद इन अ क्लासरूम बिकॉज, एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। एक बच्चा है, बार बार अगर रिजल्ट में फेल हो, मतलब उसका रिजल्ट हो जा रहा है, उसमें असफल हो जा रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एक डर बना हुआ है कि फिर से अगले टेस्ट में हम असफल ना हो जाए। इस तरह से अगर बच्चे के मन में कोई भय है तो उसको क्यों दूर करना जरूरी है। तो देखिए अगर हम पहला बात करते हैं ऑप्शन की, तो एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को उस भय को संभाल नहीं सकता, ऐसा नहीं है। एक टीचर जो होता है वो क्लास के किसी भी बच्चे के भय या किसी तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता तो रखता ही है। तो आंसर नंबर 1 तो आपका सीधा सीधा गलत हो गया। 2 नंबर ऑप्शन में अगर ध्यान दीजिए तो कह रहा है विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये भी आपकी गलत बात है। क्योंकि जो भी एज ए टीचर आप बनते हैं तो बालक के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, है ना। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि असफलता त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। यानी कि उस बच्चे को हम ये चीज समझाएंगे कि अगर हम चीज कोई सीखते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, त्रुटियां भी होती हैं, और हम असफल भी होते हैं, लेकिन अंत में अगर हम मेहनत करते हैं तो अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट दिखा है। आगे चौथा भी पढ़ लेते हैं कि भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। ये भी आपका गलत है। ऐसा नहीं है कि वो विफल ही होते हैं, जब उसको अगर हम भय को दूर करने के लिए उनके तरीके बता देते हैं तो वो क्या होते हैं, बच्चे सफल हो जाते हैं। तो आंसर नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अगर हम 5 की बात करें तो आंसर नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का जो अधिकार है वो 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो देखिए अगर हम सिफारिश की बात करें तो इसमें ये कहा गया है, पहला केवल सरकारी विद्यालय में दाखिला, ये भी गलत है। क्योंकि जो खंड 12 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में ही दाखिला कराया जाए, है ना। क्योंकि जब हम निजी स्कूलों की बात करते हैं तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो निजी तौर पे चल रहे हैं, है ना। तो बच्चे वहां भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब केवल सरकारी तो नहीं होना चाहिए, केवल यहाँ से ये आपके लिए क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि निजी विद्यालयों में आरक्षण, तो हो सकता है कि निजी विद्यालयों में बच्चों के लिए आरक्षण देने की बात कही गई हो। केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, तो ये भी गलत है। केवल व्यवसाय की नहीं है ना, देना है हमें, व्यवहारिक और जो भी चीजें हैं उसको हमें देना अनिवार्य किया गया है। उनके लिए अलग विद्यालय की कोई बात ही नहीं करते हैं। तो आंसर नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, कि निजी स्कूल है उसमें आपको आरक्षण देना है। तो कितनी देनी है, तो लगभग आपको 25% जो है क्या देना है, आरक्षण देना है। कैसे व्यक्तियों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्टेड द एबिलिटी ऑफ परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कौन सी डिसेबिलिटी क्या करती है, अफेक्ट करती है डायरेक्टली। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता गणितीय गणना की करने की क्या करता है, क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो देखिए डिसकैलकुलिया अगर हम बात करें तो डिसकैलकुलिया जो होती है, यानी इसमें अगर हम याद करने का जो तरीका है, देखिए कैलकुलेशन दिख रहा है तो यहाँ पे कैलकुलिया दिख रहा है, तो इसका मतलब डिसलेक्सिया जो होती है वो हमें मैथ से संबंधित कैलकुलेशन में दिक्कत करती है, ठीक है।
आगे हम लोग बढ़ेंगे तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और ये डिसफ्रेक्सिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? यानी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड द मैनुअल डिक्सॉरिटी। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पहला दिख रहा है, देखिए हमें क्या करना है, तालमेल की बात कर रहा है, मतलब व्यक्ति के हाथ और तालमेल के बीच में जो भी उसमें देखते हैं तो हम लोग की बात आती है तो गति समन्वयक वैकल्प, यानी कि ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए भाषा दिया है तो पहला तो इससे भाषा से संबंधित कोई चीजें होती होंगी, है ना। पठन के लिए तो डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से कोई संबंधित है। गुणज के लिए यानी गुणा करने से संबंधित है। अगर हम देखें तो ऑप्शन को देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, कौन नहीं हो सकता है, अगर उसको हम कैंसिल करते हैं तो आपका जो बचेगा वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि देखिए सीटेट का जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं, अगर हम बात करें तो सीटेट के एग्जाम में बहुत सारी चीजें जो फैक्चुअल है वो तो हमें याद करना ही करना है, लेकिन साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें क्या करना होगा, अपने समाज के आसपास की जो चीजें होती हैं उन सब चीजों से जोड़ कर ही, और साथ में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसका हमें भले मतलब न पता हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर 3 या 2 कैंसिल हो जाते हैं तो जो बच रहे हैं उसमें से कोई हो सकता है। तो इस तरह पे ध्यान देकर अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चीज को जरूर आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट्स विद द विजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ द टीचर शुड, यानी उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिसे दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी ऐसा बच्चा जो दृष्टिबाधित है तो उसको उसके लिए यानी सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है कि आसपास के चित्र रूपी सामग्री से मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। तो हम उसको सबसे जो आसान यानी जो सबसे उसके बच्चे के लिए तैयारी होगा तो वो क्या करना होगा कि उसे मौखिक नोट्स बनाए, यानी कि जो आसपास की जो चीजें हैं उस हिसाब से उसको मौखिक रूप से क्या करे, समझाए। क्योंकि उस बच्चे को जब देख ही नहीं रहा है, विजुअली वो इम्पेयरमेंट है, तो वहां पे हमें क्या करना होगा, मौखिक रूप से बच्चे को समझाना पड़ेगा। हस्तलिखित नोट देने से क्या होगा, उसको जब बच्चे को प्रॉब्लम्स है, डिसेबिलिटी है, तो उसमें ये वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो ये भी गलत। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगे तो बच्चा इसमें क्या है, दृष्टिबाधित है, फिर उन्हें एक अलग संकाय में यानी दाखिला अगर दे देंगे तो इसका मतलब कि बच्चे को जो मोटिवेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आसपास की जो चित्र रूपी संबंधी चीजें हैं उनका मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि स्टूडेंट हैविंग फेस पेरिसेंट्स चैलेंजेस इन रीडिंग द टेक्स्ट एंड द कम्प्रिहेंसिंग द लॉन्ग पैसेज, यानी कि वह छात्र जिन्हें पाठ पढ़ने, लंबे अंशों में को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर इसकी जो ये चीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा जो प्रॉब्लम है यानी कौन सी ऐसी चुनौती है जो उनको सामना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आपको डिसलेक्सिया, देखिए पठन वैकल्प दिख रहा है, यानी कि पढ़ने से जो भी संबंधित चीजें हैं तो पठन वैकल्प में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आंसर नंबर सी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द एग्जांपल ऑफ इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। अब बच्चे के अंदर चिंतन बढ़ावा देना है, विवेचनात्मक है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह की जब हम बात करते हैं थिंकिंग लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग को अगर बढ़ाना चाहते हैं, इंकरेज करना चाहते हैं, तो उसमें से कौन सा एग्जाम्पल आपके लिए सुटेबल होगा। सबसे पहले पता करो कि तटीय इलाके के रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों, ठीक है। ये देखिए अब इसमें क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, तो इसमें बच्चे को क्या करना पड़ेगा, माइंड से इसको समझना होगा, फिर सोचना होगा कि ऐसा आखिर क्यों होता होगा कि ये सारे लोग जो है इस तरह की चीजें खाते हैं। अगर हम 10 राज्यों के नाम बताएं तो कोई भी बच्चा रट के क्या कर सकता है, आसानी से बता सकता है। तो यहाँ रटने वाली बात यहाँ तो नहीं करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, चिंतन को बढ़ाना है। तो चिंतन को बढ़ाने के लिए ये 10 राज्यों को नाम याद करना, ये बच्चे क्या कर सकते हैं, सीधे रट सकते हैं। पहाड़ा भी क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं। कोई कविता अगर सुनाना है तो इसमें भी रटने की जो क्रिया है उसमें, यानी कि समझ इसमें नहीं बढ़ सकता है, चिंतन नहीं बढ़ सकता है,
तो उसमें सबसे नंबर आपका जो सुटेबल आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, जिसमें बच्चा क्या करेगा, खुद उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर देगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। कह रहा है कि विकास के चरण या सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है, यानी कि स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है विकास की निरंतरता, है ना। तो ये विकास का जो चरणीय सिद्धांत है वो विकास की स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो ये जो आपका आंसर होगा वो जोर होगा विकास की अनिरंतरता, यानी कि डिसकम्युनिटी ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि आंसर नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम टू, यानी बच्चे का जो विकास का जो क्रम होता है वो क्रम कैसे चलता है। तो देखिए सबसे पहले अमूर्त से मूर्त की तरफ चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, पैरों से सिर की ओर चलता है और हाथ से केंद्र की ओर चलता है। तो देखिए अगर इसकी हम बात करें तो जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों थियोरी की जो क्लास है ना, आप जिक्र पर जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसमें हम लोग अधिगम और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया है, उसको अगर जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 यानी 14 की। कह रहा है कि समायोजन कब घटित होता है, यानी एकोमोडेशन ऑकर्स व्हेन, समायोजन कब होता है, जब जब बात करते हैं तो बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं को सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूपांतरण कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स को यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, द चिल्ड्रेन मॉडिफाई देयर स्कीम्स टू मेक सेंस और न्यू एक्सपीरियंस, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों का अभिप्राय को जब समझते हैं तब हम वहां कहते हैं कि समायोजन की घटना क्या हो रही है, घटित हो रही है। तो आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कह रहा है कि एक 5 वर्षीय बच्चों को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से 4 लाल 12 नारंगी नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे जो होगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। जिन पियाजे के जो अनुसार है इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी श्रेणीबद्ध दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये श्रेणीक्रम वर्गीकरण का जो विकास होता है जिन पियाजे का तीसरी अवस्था जो होती है, जिसमें 7 से 11 वर्ष की जब हम बात करते हैं, इसमें ये क्षमता जो होती है वो आती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। कह रहा है कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। ठीक है, तो अगर हम देखिए इसमें जब क्या हो रहा है कि विद्यार्थियों को सहयोग किया जा रहा है, सहपाठियों का सहयोग करके अंतः क्रिया कराया गया है, तो इसमें क्या करते हैं, प्रक्रिया जो है ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। किसके आधारित है, तो ले वाइगोत्स्की जो है इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि आंसर नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि कैरिकुलम गोल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इम्फेसिस, तो इम्फेसाइज यानी कि को प्रगतिशील शिक्षा को पाठ्यक्रम के उद्देश्य महत्व देते हैं। रटन स्मृति, रटन स्मृति तो वहां कभी भी रटने की जो प्रक्रिया है वो आपका गलत ही होगा। सत्ता के प्रति अनुकूलता ये भी गलत है। आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, यानी कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो यही महत्व देता है, यानी कि आंसर नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस which of the following refers to ability to discriminate complex inner feelings and use them to the guide of our behavior। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर जो है
बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा इंट्रापर्सनल, यानी कि अंतः व्यक्तिगत बुद्धि जो होती है वो आपकी क्या होगी? करेक्ट होगी। अंतः व्यक्तिगत बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं स्वयं की भावनाओं, भय और इच्छाओं को समझने की क्षमता, ठीक है, प्रेरणा और भावनाओं सहित स्वयं की क्षमता समझने की क्षमता क्या होती है इसमें? व्याप्त होती है इनमें, है ना। ऐसे बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं जीवन को प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध करने, विनियमित करने और प्रतिबंधित करने में सक्षम होते हैं। ये दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता आदि इस प्रकार की उच्च बुद्धि में देखी जा सकती है। ये भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न आपका यहाँ से और बनता है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत का जो था थियोरी वो किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, एक सर्सन अभिकथन में कह रहा है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, ठीक है, उन बच्चों से अपना अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं, ठीक है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। देखिए, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बच्चे उच्च आय वर्ग के परिवार से होते हैं वो अन्य बच्चों की जो जिनकी आय क्या होती है? निम्न होती है, उनसे अलग दिन बिताते हैं। तो ये भी सही बात है। दूसरा, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है ना, और वह बचपन बहुत विविधता है, यानी कि बहुत सारे आपको डाइवर्सिटीज देखने को मिलेंगी। तो ये भी आपकी क्या है? सही है। यानी कि आंसर नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर नंबर ए क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। डेवलपमेंट यानी विकास है जो है वो है क्या? विकास जो है वो क्या होता है कि एक आयामी होता है, गलत है। एक दिशीय होता है, ये भी गलत है, क्योंकि जो विकास होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है ना, मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है। तो ये होता है मॉडिफेबल होता है, यानी बदलाव किया जा सकता है। अगर हम विकास की बात करें तो इसमें हम बदलाव ला सकते हैं। तो आंसर नंबर सी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? अनुवांशिकी द्वारा जो होता है पूर्व निर्धारित कौन सा होता है? तो मित्रों का चयन ये तो अनुवांशिक नहीं है। इसमें बच्चे जो होते हैं अपने हिसाब से क्या करते हैं? दोस्तों का चयन करते हैं या मित्रों का चयन करते हैं। ठीक है। शिक्षा में रुचि, ये भी नहीं हो सकता है। शैक्षणिक सफलता, जो आंखों का रंग होता है ये हेरिडिटी से संबंधित होता है, यानी कि अनुवांशिकता से संबंधित होता है। तो आंसर नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की। कह रहा है प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करते यानी करके ही सीखते हैं। तो उसमें जैसे जैसे प्रवेश बच्चे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करते हैं तो वहां पे उनको क्या सीखने को दिया जाता है या क्या उनको सीखने को मिलता है? तो सेकेंडरी यानी द्वितीय समाजीकरण, ये सीखने को चीजें क्या होती हैं? मिलती हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। कह रहा है कि एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा क्या कर रहा है? अपने हाथ में बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, ठीक है। उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल कर एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है, तो ये जो होगा समीप दूराभिमुख होता है, यानी कि समीप दूराभिमुख, ये आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो इसमें अनुसार वृद्धि तथा विकास जो होती है निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करती है। निकट से पहले निकट जो चीजें हैं वो चीजें, फिर इसके बाद दूर की चीजों को। यही कारण है कि बालक, अब इसमें होता है कि इसके अनुसार जो है केंद्र में स्थित अंगों की जो रचना और निर्माण होता है, फिर केंद्र से दूर अंगों की रचना और निर्माण होता है। यानी कि जो पहले केंद्र में होती है वो सारी चीजें का निर्माण होता है, फिर बाकी अलग अलग चीजों की निर्माण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना क्या करता है? सीखता है। बाद में उसके अंगुलियों का जो संचलन होता है उसमें निपुण होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 आपका कह रहा है कि जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वो सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक गति से यानी कि वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम होते रहते हैं डेवलपमेंट।
तो आंसर नंबर 1 तो आपका गलत हो गया। मध्य बाल तथा तक बहुत तेज गति से होते फिर भी आते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो जन्म टू मृत्यु यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती वाली प्रक्रिया है, तो आपका रुक तो नहीं जाता है, तो आंसर नंबर बी भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि हमेशा एक रेखीय गति तरीके से ही होता है, एक आयामी होता है, तो गलत है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर नंबर क्या होगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। कह रहा है कि स्थूल गणितात्मक अवधारण है, जबकि कौशल की आवश्यकता होती है चालन कौशल का में। तो अब देखिए, चालन कौशल का जो होता है वो भागना या चित्र बनाना यानी रनिंग एंड ड्राइंग, स्क्वीजिंग यानी निचोड़ना और वॉकिंग में, है ना, पकड़ना चढ़ने में, या आड़ी तिरछी रेखाएं और ताली बजाने में। तो जो आपका उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मोटर स्किल यानी कि स्थूल गत्यात्मक की बात कहा है, तो आंसर नंबर क्या होगा आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। कह रहा है एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, ये हो जाएगा आपका पहला। दूसरा दिया है, कह रहा है कि एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। तीसरा कि एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल हो सकती है। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और उसका संरक्षण कर पाती है। तो देखिए, इनमें जो मध्य बाल्यावस्था की हम बात करते हैं, तो जो मध्य बाल्यावस्था होता है, इसमें क्या होता है कि जो बच्ची जो होती है वो क्या करती है, संरक्षण और क्रमबद्धता, वो पूर्ण अंश संतुलित का उपयोग करके योग्यता जो होती है विकसित हो जाती है, यानी कि आंसर नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थियरी के जो क्लासेस है उसमें आप इसको जाकर देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहला, कह रहा है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों को जीवन के, ठीक है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में ही क्या करते हैं, व्यवहार सीखते हैं, ये सही है, और मूल्य और जीवन के मानदंडों को भी जानते हैं, क्योंकि परिवार जो होता है बच्चों के समाजीकरण के प्राथमिक अभिकारक है। क्या होता है, यहाँ क्या दे दिया, द्वितीय अभिकारक, यानी कि दूसरा आंसर तो आपका गलत होगा, पहला आंसर क्या होगा आपका सही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है, तो आंसर नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कि कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें सबसे पहले दिख रहा है कि शैशवावस्था में बच्चे तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, तो तर्क की बात यहाँ पे शैशवावस्था में होता ही नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, दूसरा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमात्मक और तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। तीसरा ये कह रहा है सी नंबर कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकरण का व संरक्षण कर पाते हैं, तो ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वर्गीकरण भी करते हैं और संरक्षण भी कर पाते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि हार्वर्ड गार्नर जो थे, जो थियरी, तो उनके सिद्धांत में जो बुद्धि थी वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो वो स्थानिक होगा, प्रकृतिवादी होगा या संगीतमय होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रकृतिवादी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 का, जो ये सीडीपी का लास्ट प्रश्न है। करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। तो बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण कहाँ भी दिख जाए तो आपका गलत है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ भी मानकीकरण है, एक भाषावाद की नहीं कर रहा, बहुत भाषा यानी मल्टी लैंग्विस्टिक की बात करता है, तो आंसर नंबर क्या होगा आपका ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, अब आप बता सकते हैं कि आपका जो 30 प्रश्न का जो सीडीपी का था, 30 में आपने कितना स्कोर किया है, और जब ये सीडीपी अगर हम हो जाए, सीडीपी की जब हम बात करेंगे तो 30 में से आपको कम से कम 30 में से 29 या 28 नंबर तो लाना ही लाना है, तब जाके आप सीटेट को क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि साबुत मूंग होता है या चना, रात भर जब पानी में भिगोकर हम रख देते हैं
1 या 2 दिन जब छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग होता है अंकुरित होता है वो कौन सा भाग होता है? तना होता है, पत्ती होती है, जड़ होता है या फल होता है? तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो सबसे पहले दिखता है यानी कि अंकुरित होने का जो हिस्सा है वो कौन सा है? जड़। यानी आंसर नंबर सी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। अच्छा देखिए इनमें क्या जाती है जो चीजें होती हैं, जो साबुत मूंग है, चना है, जब हम भिगाते हैं इसको तो इसमें जो पाई जाती है वो एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है पहले से बेहतर हो जाती है ना। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 की। कह रहा है कि सॉरी मंड जो है, मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर कौन सा रंग आता है? देखिए जो मंड है उसमें हम लोग जब उसको आयोडीन के जो हल्के घोल है उस पर जब हम परीक्षण करके कलर जांच करते हैं, यानी मंड मतलब क्या हो गया? स्टार्च जो होता है, तो उसकी अनुपस्थिति है या नहीं है इस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए तो वो क्या हो जाता है? तो ब्लू यानी ब्लैक यानी कि नीला और काला ये हमको देखने को मिलता है। यानी कि आंसर नंबर 1 क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 की। कह नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? कौन सा? तो नाम है जिम कॉर्बेट। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जब इसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड, तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। देखिए सबसे पहले अगर इसको थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दें तो ये जो था 1936 में, 1936 में इसका जो नाम रखा गया था वो हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, तो ये बाद में उसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 की। कह रहा है कि 3 विभिन्न स्थानों की जहां की जलवायु जो है एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है कि मकानों के विवरण। अगर 3 जगह की हम लोग जलवायु की बात करते हैं तो उसमें जो मकान बनते हैं वहां पे, तो उन तीनों के मकानों में क्या क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। पहला देखिए लेह लद्दाख के बारे में बात कर रहा है कि लेह लद्दाख के मकान जो होते हैं पत्थर के 2 मंजिले बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता के सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और सतह छत जो होती है वो सपाट होती है। ठीक है, उसके बाद मनाली की बात कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मकान जो होते हैं बांसों या खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थरों से भी बनाया जाता है। सी नंबर आपका कह रहा है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, इनमें मकानों का सही विवरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ए सही है एकदम? दूसरा कह रहा है कि सी सही है। तीसरा में कह रहा है ए और बी सही है। और चौथा कह रहा है कि ए और सी दोनों सही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से समझिए। पहला कि जो लेह लद्दाख है वहां पे 2 मंजिला मकान बनाए देते हैं। निचली मंजिले पे क्या होती है कि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसको रखा जाता है वहां पे, और जानवरों को भी रखी जाती है। और जो उनकी छतें जो होती हैं वो सपाट होती हैं, है ना। तो ए नंबर तो आपका करेक्ट हो रहा है। ए नंबर क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं दूसरा। देखिए मनाली जो है वहां पे बांसों पे नहीं बनाए जाते हैं घर, है ना। तो 2 नंबर आपका कैंसिल हो गया। राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो वहां पे कटीली झाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो ये भी विवरण क्या है? सही है। इसका मतलब ए और सी आपका सही होना चाहिए। तो आंसर नंबर डी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से विचार करिए। क्या विचार करने के लिए? तो घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, इनमें से कौन सा एक भिन्न है ये हमें बतानी है। तो आप सभी को पता है कि घड़ियाल हो गया, बतख हो गया, मछली हो गया और कौवा कछुआ हो गया, ये सारे लोग कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, है ना। पानी के संबंधित भी हैं। लेकिन जो कौवा है वो आपका स्थल वाला जीव है। तो आंसर नंबर सी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 की। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर्स का जो प्रश्न है उसमें और कुछ नए प्रश्न भी आपको शामिल किए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस को बहुत बेहतरीन बना देंगे। और आपको 30 नंबर में अगर आप 28 नंबर अगर कर स्कोर कर जाते हैं, 27-28 नंबर आप स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा आपका सीटेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 की। कह रहा है कि हाथियों के बारे में कुछ विचार दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है। कह रहा है कि ए नंबर में कि एक झुंड में 20 से 25 मतलब हथनियां और बच्चे होते हैं। दूसरा कह रहा है कि हाथी जो है 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही ऐसी झुंड में रहते हैं। सी कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। चौथा कह रहा है कि किसी हाथिनियों की झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही फैसले लेती है।
देखिए जब हम बात करते हैं इनकी झुंड की, तो इनके झुंड में जो अधिकतर देखने को मिलता है तो 10 से 12 हथनियां होती है, तो 10 से 12 आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब कि ए नंबर तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 20 से 25 हथनियां हैं। फिर यहाँ पे जब छोटे बच्चों की बात करते हैं तो 14 से 15 होगा, यहाँ पे 4 से 5 नहीं होगा, तो 2 नंबर भी आपका कैंसिल। सी में कह रहा है कि एक बड़ा जो हाथी होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक, यानी ये करेक्ट है आपका। और लास्ट में जो कह रहा है कि बुजुर्ग जो होती हैं, मतलब हथनी होती है, वही सारे फैसले लेती है। तो आपका आंसर होना चाहिए सी और डी। सी और डी कहाँ में है, तो आपका आंसर नंबर सी पे है। तो आंसर नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67 पे, यानी 67 पे। 67 जो कह रहा है आपका, ध्यान से देखिए, कह रहा है 67 की बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी जो पालन है वो आरंभ करने का जो सर्वश्रेष्ठ अवधि यानी कि जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। तो देखिए जब मछली पालन का जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर वाला होता है, यानी कि आंसर नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, ये आंसर जो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि जो मधुमक्खी जो पालन होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाता है वो होता है एपिस इंडिका। इसको याद रखना है कि मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एपिस इंडिका, और ये शहद प्राप्त करने के लिए इसकी पालन की जाती है। तो आंसर नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। 68 में क्या कह रहा है कि जो बेरी बेरी नामक जो रोग होता है विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए यहाँ पे विटामिन बी से सारे दिए गए हैं, तो विटामिन बी तो आप लोग पढ़े होंगे कि विटामिन डी बी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन इसमें विटामिन जो कमी है विटामिन बी, उसमें कौन सी कमी के नाम से होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो विटामिन जो फर्स्ट है, ये वाली सी नंबर ऑप्शन में होना चाहिए। यहाँ पे छूट गया है, ये बी जो है B1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये होना चाहिए, तो आपका नंबर जो सी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो बेरी बेरी नामक रोग होता है वो होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 की। कह रहा है पटसन का जो रेशा होता है, पटसन के लिए पौधे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यानी कि जो पटसन का रेशा जो होता है, पटसन की पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त होता है, बीज से। तो जो देखिए ऑप्शन जो आपका होगा तना, यानी कि आंसर नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और इसमें समझना चाहते हैं तो देखिए भारत में जो पटसन की लगभग कृषि जो होती है वो लगभग 582,000 एकड़ भूमि पे होती है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो मोटे रस्से बनाने के लिए, मछली के जाल बनाने के लिए, फिर मोटे मोटे उसके बाद टाट या कैनवास बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की। कह रहा है कि इनमें से कौन सी जड़ नहीं है, इसमें से जड़ कौन सा नहीं है। देखिए पहला मूली, मूली जो है वो क्या है आपकी जड़ है। शकरंदी वो भी क्या है आपकी जड़ है। ठीक है, उसके बाद टोपियो, ये जो होता है टोपियोका जो होता है आदि ये जड़ होते हैं, लेकिन जो आलू होता है, आलू वो क्या होता है, तना होता है। आलू क्या होता है, तना होता है। तो यही आपका क्या है सबसे अलग है, यानी कि आंसर नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 71 की। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता छोटे भाई दादा दादी चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। ठीक है, इस प्रकार की परिवार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इस परिवार की जो होता है इसमें हम लोग बात करते हैं, तो देखिए जब भी हम लोग सबके साथ अगर दिया हो, माता पिता हो, छोटे भाई हैं, दादा दादी हैं, सब लोग हैं, तो इसमें हमें बात करते हैं संयुक्त परिवार की। जो संयुक्त परिवार यहाँ हमें दिख रहा है आंसर नंबर डी में, तो आंसर नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ज्वाइंट फैमिली हम लोग बात करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 72 की। कह रहा है कि पैने चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। वे पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। तो अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो देखिए जिनके दो दांत चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं और पैने होते हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी होता है क्या, मांस, क्योंकि उससे क्या आते हैं वो चीजों को फाड़ के चीर के अपना खाते हैं। तो आंसर नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 की। कह रहा है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। देखिए खारे जल वाले की बात करें तो जो समुद्री इलाके होते हैं वहां पे जो पौधे देखने को मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, हेलो
फाइट। ठीक है, हेलो फाइट कहते हैं, यानी कि लवण मृदोवृत्त। ये आंसर नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 की, सॉरी 74 की। 74 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि कह रहा है कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं, ठीक है, जिनमें केवल प्रासंगिक रंगों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। ये चित्रकला जो संबंधित है वो किस राज्य से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो ये जो चित्र संबंधित है वो है महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी कि आंसर नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 की। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो कौन सी ऐसी जनजातीय है, आदिवासी वर्ग है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है गद्दी जनजाति जो होती है वो खासतौर से पाई जाती हैं। अगर हम संथाली की बात करें तो ये आपको दिखेंगे कहाँ पे, तो बिहार में, ठीक है, झारखंड में, और आपको देखने को मिल सकता है तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। गोंड जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी देखने को मिलेंगे, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उड़ीसा में, और भी आपको अगर देखें तो ये आंध्र प्रदेश की तरफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, शहरीय जनजाति की अगर हम बात करें, यहाँ पे शहरीय जनजाति होगा तो वो उसको देखें तो हमको देखने को मिलता है ये राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको और भी याद रखनी है कि सारी चीजें जो होती हैं पूछ सकता है अगले प्रश्न में। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 की। कह रहा है कि मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग का सबसे अच्छा जो है अच्छा तरह से क्या कर देता है, प्रदर्शित करता है। तो देखिए जब हम इतिहास के बारे में, मौखिक इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन की कह रहा है शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहता है। तो देखिए मौखिक रूप से अगर याद करने के लिए कहा जाएगा तो इसमें जो होगा, इसमें हमारा जो विशिष्ट समाज अनुभव है उसको अनुभव को इंगित नहीं करता है। फिर यहाँ पे भी मौखिक प्रस्तुतिकरण कर रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर कह रहा है कि शिक्षक अपने छात्रों को उनके दादा दादी नाना नानी की स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने के लिए कहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो समाज से संबंधित जो चीजें होती हैं उस बच्चों को जानकारी प्राप्त होती है। तो आंसर नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 की। कह रहा है कि स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन देख सकता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ जमीन देखने के लिए मानचित्र जो होता है वो नहीं बनाया जाता है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, ये हो सकता है। आगे कह रहा है वास्तविक दूरियां माप कर वन्य को दर्शाते हैं। वास्तविक दूरियां तो होती हैं, साथ में बहुत और सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन ऑप्शंस यहाँ जो बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि ए बी सी डी करके दिया गया है। तो अगर हम इसको बात करते हैं तो देखिए आपका सबसे पहले अगर हम देखें इस चीज को, तो यहाँ पे आपका तो वास्तविक दूरियां माप कर उन्हीं को दर्शाते हैं, तो ये सारी चीजें तो होती हैं। तो आंसर नंबर सी तो आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आंसर नंबर सी क्या और आपका करेक्ट हो रहा है। फिर अगर हम बात करें कि कह रहा है मानचित्र की उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर हाशिए पर होती है, तो ये भी आपका डी नंबर भी सही है। अगर हम कॉपी पे देखते हैं, बात करते हैं, तो देखे होंगे कि जब हमारा मानचित्र हम बनाते हैं तो हमेशा नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं, ईस्ट इधर दाहिने दिखाते हैं, साउथ वेस्ट और ये वेस्ट में दिखाते हैं। तो नॉर्थ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो डी तो आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, डी आपका क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन होगा अगर सही होगा तो ए नंबर आपका कैंसिल हो गया, डी में ऑप्शन है, और यहाँ पे बी में है, और यहाँ पे डी में भी है डी। लेकिन अभी हमको और देखना होगा कौन सा इसमें सही हो रहा है। तो आंसर में बी दिख रहा है, बी और डी, क्योंकि बी अभी हमने शुरू किया था कि दीवारें, सड़कों आदि को इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो बी और डी आपका आंसर नंबर होना चाहिए। तो आंसर नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 78 की। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। तो पहला है पाठ्य पुस्तकें,
श्रव्य साधन, विश्वकोश, समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स। तो हमें पता है कि समाचार पत्रों की जो रिपोर्ट्स होती है वही जो है इस चर्चा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम साधन है। तो आंसर नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 79 आपका कह रहा है कि कौन सा कथन जो सही है। पहला, विद्यार्थी जो है रिक्त पात्र और कोरे कागज की भांति होते हैं कि जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना जो एक विद्यालय ही दे सकता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ विद्यालय ही इनको ज्ञान नहीं दे सकता है, समाज भी बहुत सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है और बहुत सारे ऐसे ज्ञान जो होते हैं बच्चे समाज से ही सीखते हैं। तो केवल यहाँ पे एक ही विद्यालय नहीं दे सकता है, तो गलत है। दूसरा आपका कह रहा है यहाँ पे कि सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं और सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। ये भी आपका ऑप्शन क्या है गलत है, क्योंकि सिमिलरिटी जो होती है वो नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है कभी धीरे सीखता है, कोई तेजी से सीखता है, तो सिमिलरिटी नहीं होती है। सी नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थी रैखिक रूप से होते हैं अतः नया साल पिछले तथ्यों की जानकारी से ही प्राप्त होता है। ये ऑप्शन भी गलत है। विद्यार्थी के सीखने का जो तरीका होता है सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा जो होता है अद्वितीय होता है अपने आप में। वह परिस्थितियों को सीखना और प्रक्रिया से ढंग से करता है, यानी कि आंसर नंबर आपका डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आंसर नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। कह रहा है विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल्स या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है, यानी पोर्टफोलियो के लिए सबसे उपयोगी कौन सा है। देखिए, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ने की क्रिया का शिक्षक का अवलोकन हो सकता है, ऐसा नहीं है। शिक्षक का सिर्फ अवलोकन वहाँ पे बच्चे की जो स्थानिक परिवेश है या उनकी जो क्षमता है या पढ़ाने की जो क्रिया है वो इस पर डिपेंड नहीं करती है कि सिर्फ शिक्षक का अवलोकन सही हो। इनमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषण किए गए आंकड़े एक निश्चित समय से नहीं होता है। व्यवस्थित ढंग से व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना। अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्यों विद्यार्थियों को सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना, यानी कि आंसर नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 की। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि आप बहरेपन और गंजेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें। इस बारे में एक अध्यापक पढ़ा रहा है कि एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं तो हम इसमें ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने का प्रयोजन सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा जो है कौन सा इसमें वर्णन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पहला कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहां वे शून्य बोल नहीं सकते हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। ये आपका आंसर गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि हम सभी अलग अलग क्षमताओं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे शून्य बोल नहीं सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके पास कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बनाया जाए। तो ये आंसर आपका क्या होगा करेक्ट होगा, यानी कि आंसर नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 की। कह रहा है कि उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर देखिए यह है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। उजैरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सभी अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा है कि वहां से धरती को देख सकती हैं। उजैरा, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आती है। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष से संबंधित चीजों के बारे में चर्चा हो रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है शाहमीर के प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों को के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे, ये हो सकता है। अगर आपको सुनीता विलियम्स को की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे, ये उस प्रश्न के लिए शमशीर का जो प्रश्न था वो अलग था, है ना। तो शमशीर के प्रश्न के लिए आंसर नंबर एक ही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आप उसी के हिसाब से उसको बता सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 83 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध यानी कि विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। उन छात्रों के नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना
पड़ता है, यानी कि आंसर नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 84 की। कह रहा है कि अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, अपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने के लिए सबसे कम मदद करेगी जिसकी मात्रा सीमित है। तो अगर हम यहाँ बात करें सबसे पहले तो लिखा है कि उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है, वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 की। कह रहा है कि प्रयोग से हमें विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करें, यहाँ देखिए पहला लिखा है यह पता लगाने की विभिन्न आकार के कान जानवरों को सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच में संबंध को समझना। ये ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना है, तो आंसर नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 86 की। कह रहा है कि रीतियों के विषय में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो आंसर नंबर पहला कह रहा है आपका कि तापमान, वस्त्रों, गतिविधियां, पौधे आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच में अंतरों का वर्णन करना। दूसरा दिया है कि छात्र को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना, इसे पूछना इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो रीतियों के बारे में सबसे ज्यादा समझने का जो प्रारंभिक उदाहरण है वो सही है, तो आंसर नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 की। कह रहा है कि अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्यों का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। तो आपको बात करते हैं तो हम लिखा है कि हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार के रोकने के लिए नहीं। क्यों नहीं, नहीं क्यों, यानी कि आंसर नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 88 की। कराए कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहरों स्थल के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहती है। इसमें से कौन सा ऐसा जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, जो उन बच्चों को इस चीज के बारे में जानकारी देगा। तो आंसर नंबर सी यानी कि वर्चुअल रियलिटी, यानी कि आभासी वास्तविकता जो होगी वो आपकी, तो आंसर नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 89 की। तरह के शिक्षिका खाद्य परीक्षण की अवधारणा को सिखाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए बेहतरीन उपयुक्त है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ए और बी, यानी पापड़ और चिप्स जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आंसर ए एंड बी भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा और बी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 90 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी ऐसे देखें, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्यान्यश्रता का विचार सिखा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण धारणा को समझने में सबसे उपयुक्त है। तो देखिए नाई, आंसर नंबर क्या होगा डी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ये रहे आपके पूरे 30 प्रश्न ईवीएस के, और आप इसको देख सकते हैं कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। एक गद्यांश लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि उपवास रखना केवल धार्मिक विधि या विधान या कर्म कांड का अंग नहीं है। जो भी उपवास रखा जाता है यानी व्रत रखा जाता है तो सिर्फ एक धार्मिक मान्यता के हिसाब से नहीं रखा जाता है। उपवास जो व्रत है भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र के बारे में भी है। सूत्र है ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां क्या होती हैं आती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है तभी प्राप्त होती है जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। इसी से क्या होता है जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है, और इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन क्या होता है बना रहता है।
उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान जो होते हैं को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष और दूषित जो पदार्थ होते हैं नष्ट होकर मल के द्वारा क्या होते हैं, मन निकलने का प्रयत्न करते हैं, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। अंततः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात नियमित और उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की क्या रहती है, आशंका नहीं रहती है। इसका मतलब अगर सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं तो जो उपवास रखा जाता है वो सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं रखा जाता है, ये एक तरह से क्या है, वैज्ञानिक कारण भी होता है, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है, वो रहता है स्वस्थ रहता है ना। अगर शरीर, क्योंकि जब बीमारी कोई आने वाली होती है या बीमारी होती है तो उसमें अगर हम पाचन शक्ति जो हमारा मजबूत ना हो तो कई तरह की बीमारियां हमको क्या होती है, घेर लेती है, या बहुत सारी बीमारियां हमारी हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने शरीर को क्या करें, स्वस्थ रखने के लिए अगर हम बीच बीच में व्रत करते हैं तो हमारा शरीर जो होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, साफ सुथरा, मतलब आंतरिक रूप से साफ सुथरा हो जाएगा, जिससे पाचन शक्ति क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए ये उपवास बहुत जरूरी है। अब हम लोग ये गद्यांश समझ गए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न के बारे में कि ये प्रश्न कहता क्या है। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यार ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि उपवास का जो संबंध है वो किससे होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था केवल धार्मिक अनुष्ठानों से, तो केवल धार्मिक अनुष्ठान से नहीं होता है, तो आपका ए नंबर तो आपका पहले से कैंसिल हो जाएगा। केवल स्वास्थ्य के लिए, ये भी स्वास्थ्य के लिए ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग धार्मिक अनुष्ठान के रूप में ही मानकर व्रत करते हैं, तो रीति रिवाज से भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा, आंसर नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं कि मौसम बदलने का जो प्रभाव किस पर पड़ता है। तो देखिए जो मौसम बदलने का जो प्रभाव पड़ता है, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि जो मौसम बदलने का जो प्रारंभ होता है या जो प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है, तो पूरे रूप से शरीर पे ही पड़ता है। किस पे, यानी स्वास्थ्य पे ही पड़ता है। तो आंसर नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला 93 कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता से हमें क्या प्राप्त होती है, तो पहले लिखा है कि रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो हमें प्राप्त होती है। ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, विजातीय पदार्थ शरीर से निकल जाते हैं और तीव्र भूख लगती है। तो आंसर नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। यानी कि जो रोग है उससे लड़ने की शक्ति किससे प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 की। कह रहा है कि रोगों की लौटने की संभावना कब कम हो जाती है, जब हम उपवास रखते हैं, जब मनपसंद भोजन करते हैं तो बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भोजन है जो खाने में अच्छे लगते हैं लेकिन उनका जो हमारा शरीर है उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बी नंबर तो आपका पहले कैंसिल। जब बिना भूख के भोजन किया जाए न किया जाए, तो आपका आंसर नंबर, ठीक है, ये आंसर नंबर देखिए, एक मिनट, जब बिना भूख के भोजन न किया जाए, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर होगा करेक्ट। क्योंकि जब भूख के, मतलब बिना भूख के भोजन न किया जाए, जब भूख लगे तभी भोजन किया जाए, तो आंसर नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 95 की। कह रहा है उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विराम मिलता है, सही बात है। रेखांकित वाक्यांश से तात्पर्य क्या है, यानी कि जो हमारा एक तरह से वाक्यांश ये है